हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज आप लोग देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर साथियों, जिसमें कि आपके 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज आपको मिलने वाले हैं। तो आशा करता हूं आपको ये प्रैक्टिस सेट पेपर जरूर पसंद आएगा। और साथियों, अगर आप लोग यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट किसी भी शिक्षक पात्रता परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और नॉलेजेबल वीडियो मिलने वाली है। तो आप लोगों से आशा यही करूंगा कि दोस्तों आप लोग शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तभी आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, और इसी प्रकार से अगर और भी प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलते हैं आपका बिना समय बर्बाद किए हुए पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करना है, ठीक है। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपको भी अपना ज्ञान का पता चलेगा कि आप लोग कितने पानी में हैं, कितना आपको आता है, कितना आपको नहीं आता है, कितनी आपको तैयारी करना है, ठीक है। तो आशा करूंगा कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है। तो बालक में संस्कारों का विकास कहाँ से प्रारंभ होता है। ऑप्शन आपके सामने है, चारों के चारों ऑप्शन जो भी आपको लगे कि ये सही है वही आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, या आप लोग नोट डाउन भी करते चल सकते हैं, ठीक है। लास्ट में भी हमें अपने नंबर काउंट करके बता सकते हैं। तो बालक में संस्कारों का विकास प्रारंभ कहाँ से होता है। तो दोस्तों, बालक में जो संस्कारों का जो विकास होता है वो प्रारंभ में उसके परिवार से उसका विकास प्रारंभ होता है, संस्कारों से। इससे कैसे, अगर आप लोग कहेंगे कि सर खेल के मैदान से होता है, तो नहीं दोस्तों, जो उसका बालक में संस्कारों का विकास होता है, संस्कारों का विकास उसके परिवार से होता है, ठीक है। अपने माता पिता, गुरुजनों, दादा दादी, ठीक है, उसके परिवार में जितने भी सदस्य होते हैं परिवार में, उसी के हिसाब से वो संस्कार उसमें विकसित होते हैं, ठीक है। तो जैसे उसके माता पिता बोल चालेंगे या जैसा उनका व्यवहार होगा, उसी प्रकार से एक बालक का भी व्यवहार और संस्कार उसी के अनुसार उसमें भी आएंगे, ठीक है। तो आपका परिवार ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। विशिष्ट से सामान्य की ओर सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर होता है, या वर्तुलाकार गति, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो साथियों, विकास के संदर्भ में जो आपका गलत कथन होगा वो विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। विशिष्ट से कैसे होगा दोस्तों, आप लोग भी समझ सकते हैं, विशिष्ट तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर हो सकता है, मान सकते हैं, ठीक है। जीरो से लेकर हाई लेवल तक हो सकता है, ये मानते हैं, ठीक है। लेकिन आपका यही जो ऑप्शन है पहला, विशिष्ट से सामान्य की ओर, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण प्रतिमान के तत्व हैं। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व कौन कौन से हैं, लक्ष्य एवं उद्देश्य, उद्देश्य एवं संरचना, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षण प्रतिमान के तत्व देखो, लक्ष्य एवं उद्देश्य भी होता है, उद्देश्य एवं संरचना भी आपका होता है, सामाजिक प्रणाली एवं मूल्यांकन भी शिक्षण प्रतिमान के तत्व ही हैं दोस्तों। इसलिए इसका जो ऑप्शन सही होगा वो उपरोक्त सभी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, हर एक क्वेश्चन का आपको सटीक विश्लेषण के साथ आपको उसका आंसर बताया जाएगा, बशर्ते आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच करना है। भले ही आप लोग लाइक ना करें, सब्सक्राइब चैनल को ना करें, आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देखना जरूर है, ठीक है। तभी आप लोग अपने नंबर को पक्का कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे नंबर आप लोग एग्जाम्स में ला सकते हैं। यही दोस्त हमारी आपसे कामना है, यही हमारा उद्देश्य भी है कि आप लोग के अच्छे से अच्छे नंबर आएँ, और जो भी मैं पढ़ाता हूँ ईश्वर करे वही आपको एग्जाम्स में मिले, और आप लोग एक अच्छे नागरिक बने और एक अच्छे टीचर भी बने भविष्य में, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है वो भी बताइए आप लोग। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर होगा, मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता कहलाती है वो मन शरीर का विकास कहलाता है, ठीक है, ना कि शरीर हड्डियां। मन और शरीर का विकास ही मनोभौतिक एकता कहलाती है, ठीक है। इसलिए आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, मन तथा शरीर का विकास, ठीक है। इसको आप लोग साथियों अपने माइंड में सेव भी करते चलिएगा दोस्तों, इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तभी आप लोगों से बोला गया है कि लाइक करेंगे, और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हुए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक की अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है, बीपी सिंह का, हर्बर्ट स्पेंसर का, क्रोगमैन का, या गेशल का। तो बालक की अभिवृद्धि
अभिवृद्धि जैविकीय नियमों के अनुसार होती है। ये जो आपका कथन है दोस्तों ये हो जाएगा क्रोगमैन जी का, ठीक है। तो ये मनोवैज्ञानिक जो थे, बाल मनोवैज्ञानिक क्रोगमैन, इन्होंने कहा था कि जो बालक की अभिवृद्धि है वो जैविकीय नियमों के अनुसार होती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पावलाव था। तो पावलाव क्या थे? एक मनोवैज्ञानिक तो थे ही दोस्तों, ठीक है। पावलाव ने प्रयोग अपना किस पर किया था? अगर आपसे प्रयोग पूछ लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए, कुत्ते पर इन्होंने अपना प्रयोग किया था। और पावलाव था, पावलाव कौन थे? क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये शरीर क्रिया वैज्ञानिक थे, ठीक है। इन्होंने दोस्तों कुत्ते की लार ग्रंथियों का ऑपरेशन भी किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि किसका इन्होंने ऑपरेशन किया था, तो कुत्ते की जो लार ग्रंथियां होती हैं इन्होंने उसका ऑपरेशन किया हुआ था, ठीक है। इसलिए ये शरीर क्रिया वैज्ञानिक भी थे और इन्होंने प्रयोग किस पर किया था? कुत्ते पर किया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गेस्टाल्ट का अर्थ है। गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है दोस्तों बताइए? व्यवहार के रूप में, परिवर्तन के रूप में, मशीनों के रूप में या समग्र के रूप में? तो आपको बता दें दोस्तों, गेस्टाल्ट का जो अर्थ होता है वो सभी के रूप में होता है, सभी यानी समग्र, ठीक है। तो समग्र के रूप में गेस्टाल्ट का अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है। तो उत्तेजना व्यक्ति को सहायता प्रदान करती है, किस चीज़ में सहायता प्रदान करती है बताइए आप लोग? ऑप्शन आपके सामने है। तो साथियों उत्तेजना, ठीक है, उत्तेजना आप लोग समझते ही होंगे। ये उत्तेजना जो एक अपने अंदर से जो भाव निकलता है, ठीक है। या अपन लोग देखते हैं कि किसी को कोई भी पढ़ाई में होशियार होगा तो अपन लोग सोचते हैं कि यार ये क्यों होशियार है, हम किस लिए होशियार नहीं है, इसको कैसे आता है, हमें कैसे नहीं आता है, ठीक है। तो ये होता है एक उद्देश्य, ठीक है। उत्तेजना जो अंदर से उद्देश्य निकलता है, उद्देश्य प्राप्ति में सहायता प्रदान करता है उत्तेजना, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब आपको सही ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन सही होगा, अब उपलब्धि अभिप्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखो दोस्तों, उपलब्धि अभिप्रेरक जीवित रहने के लिए आवश्यक है, ये सत्य बात है। नेक्स्ट है, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि प्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है, ये भी आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है, ये भी आपका सही हो जाएगा। यानी कि आपका जो सही होगा उपर्युक्त सभी ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है, अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नहीं देख लेना है आपको, नहीं पड़ता है, आवश्यकता पर नहीं पड़ता है, भौतिक संरचना पर, वातावरण पर या जन्मजात। तो अभिप्रेरणा पर किस कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है? वो नहीं पड़ता है भौतिक संरचना पर। देखो आवश्यकता पर पड़ता है, वातावरण पर भी पड़ेगा और जन्मजात भी आपका प्रभाव पड़ेगा, लेकिन जो प्रभाव नहीं पड़ेगा अभिप्रेरणा का, वो भौतिक संरचना पर नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा है। तो सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? तो वो है दोस्तों, बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। क्या? सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आपको यही टिक करना है, ना कि और भी कोई ऑप्शन आपको चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ADHD है। तो ADHD क्या हो जाएगा आपका? तो ADHD आपका जो है वो अवधान विकृति है, ठीक है। अवधान विकृति आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग आधारित है। तो आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग किस पर आधारित हो जाएगा? व्यक्तिगत भिन्नताओं पर, धर्म पर, वर्ग पर या विद्यालय प्रबंधन पर। आधुनिक शिक्षा में मनोविज्ञान का अनुप्रयोग पूछा जा रहा है दोस्तों, इसलिए व्यक्तिगत भिन्नताओं पर आधारित हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या होता है? परसोना, ठीक है। तो लैटिन भाषा का जो परसोना शब्द है इसका अर्थ होता है मुखौटा, परसोना यानी कि मुखौटा। तो ये आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर।
बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व किसके द्वारा प्रभावित होता है? तो ये होता है ग्रंथियों, परिवार और विद्यालय में प्राप्त अनुभवों के द्वारा बच्चों का विकासशील व्यक्तित्व प्रभावित होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं वो कहलाता है। वो क्या कहलाता है? शरीर प्रतिमा, स्वाज्ञान, प्रत्यय या शरीर ज्ञान। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विचारों, भावनाओं तथा अभिवृत्तियों का संयुक्त जो व्यक्ति उनके स्वयं के बारे में रखते हैं वो कहलाता है स्वाप्रत्यय। ठीक है, ये तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। टर्मन के अनुसार अति उत्कृष्ट रखते हैं, तो अति उत्कृष्ट कौन रखते हैं? 110 से 15 बुद्धि लब्धि वाले छात्र, 140 से अधिक बुद्धि लब्धि वाले, या 110 से नीचे, या 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले। क्या हो जाएगा इसका राइट? तो अति उत्कृष्ट जो रखते हैं वो 120 से 125 बुद्धि लब्धि वाले छात्र रखते हैं, ये कहना है टर्मन जी के अनुसार। ठीक है, तो टर्मन जी के अनुसार पूछा जाए तो 120 से 125 अति उत्कृष्ट रखने वाले छात्र हैं, वो उनकी बुद्धि लब्धि होती है 120 से लेकर के 125 तक। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सामान्य तथा विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। सामान्य और विशिष्ट कारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अल्फ्रेड बिने ने, स्पीयरमैन ने, गिलफर्ड ने या थर्स्टन ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सामान्य और जो विशिष्ट बुद्धि का सामान्य विशिष्ट कारक का सिद्धांत प्रतिपादन किया था वो स्पीयरमैन ने किया था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है? दोस्तों इससे पहले आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था जिसमें कि टर्मन के अनुसार पूछा गया था। ये आपसे पूछा गया है सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर क्या होता है। तो ये आपका जो अलग से दिया हुआ है, किसी के अनुसार नहीं है, जो सत्य है वो उसके अनुसार पूछा जा रहा है। अगर किसी का नाम नहीं है तब आपको सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर जो होता है वो होता है 91 से लेकर के 110 के मध्य, ये सामान्य बालक का बुद्धि लब्धि स्तर होता है। ठीक है, अगर किसी के अनुसार ना पूछा जाए तब। ठीक है, तो आपको क्या राइट आंसर देना है? 91 से 110 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत हैं, तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी सिद्धांत कौन सा है? एक तत्व सिद्धांत, द्वितत्व सिद्धांत, त्रिआयामी सिद्धांत या बहुतत्व सिद्धांत। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी जो सिद्धांत हैं वो त्रिआयामी सिद्धांत हैं। दोस्तों इसकी एक वीडियो हमने आपको अलग से प्रोवाइड करा दी गई है सिद्धांत से संबंधित, और आपको ट्रिक के साथ इसको बतलाया गया है। अगर आपने उसको देखा है तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, कोई भी आपसे सिद्धांत पूछ लिया जाए। अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जाकर के जरूर देखिएगा, आप लोग, आपके काम ही आएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भावात्मक बुद्धि का परिभाषिक शब्द टर्म देने वाले विद्वान हैं। टर्म देने वाले कौन से विद्वान हैं? डैनियल गोलमैन, टर्मन बिने या गेल्टन। क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डैनियल गोलमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छे समायोजन की विशेषता है। ये क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अगर आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अच्छे समायोजन की विशेषता क्या होती है? तो सहनशीलता अच्छे समायोजन की विशेषता होती है। इसका आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? प्रत्यक्ष यानी कि किसी के साथ बिना भेदभाव किए हुए जो समायोजन होता है वो क्या है? प्रत्यक्ष। प्रक्षेपण, दमन, प्रतिगमन, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो प्रत्यक्ष समायोजन का तरीका है वो लक्ष्यों का प्रतिस्थापन आपका राइट आंसर हो जाएगा। किशोरों में द्वंद्व भरने का मुख्य कारण है, क्या होगा इसका राइट आंसर? तो किशोरों में द्वंद्व उभरने का जो मुख्य कारण होता है वो अवसरों की प्रतिकूलता द्वंद्व उभरने का मुख्य कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण है, तो भग्नाशा का सबसे बड़ा आंतरिक कारण क्या हो जाएगा? असंगत आवश्यकताएं, मानसिक संघर्ष, परिस्थिति या नैतिक आदर्श। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो मानसिक संघर्ष, आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका योजना विधि के मुख्य सोपान है। तो योजना विधि के मुख्य सोपान क्या हो जाएंगे? समस्या की पहचान, आंकड़ों का संकलन, निष्कर्ष, समाधान। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। योजना विधि के मुख्य सोपान आपके हो जाएंगे। डाल्टन शिक्षण विधि का विकास किसने किया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो डाल्टन विधि का जो प्रतिपादन किया था वो मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया हुआ था। किसने? डाल्टन शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने? मिस हेलेन पार्कहर्स्ट ने किया हुआ था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। किसको माना है? अभिभावक को, शिक्षक को, शिक्षार्थी को और पाठ्यक्रम को। किसको? स्मिथ ने शिक्षण की जो त्रिध्रुवी प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है दोस्तों, वो माना है शिक्षक को। ठीक है, तो शिक्षक ही उसका कार्यवाहक माना जाता है शिक्षण कार्य का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निगमन प्रणाली का तात्पर्य है। तो निगमन प्रणाली का तात्पर्य क्या होता है? पहले नियम बताना, फिर उसकी व्याख्या करना। यही जस्ट उल्टा कर देंगे दोस्तों तो ये आगमन विधि का आपका तात्पर्य हो जाएगा। किसका? आगमन विधि का। पहले नियम बताना, फिर उसकी व्याख्या करना, तो ये आता है आपका निगमन प्रणाली में। पहले उसकी व्याख्या करना, फिर नियम बताना, ये हो जाएगा आपका आगमन विधि का उदाहरण। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए तो आपको दोनों प्रकार से बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आज का लास्ट क्वेश्चन, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। तो लघु पदों के सिद्धांत का संबंध क्या हो जाएगा? रेखीय अभिक्रमित, शाखीय अभिक्रमित, अवरोध अभिक्रमित या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका जो लघु पदों के सिद्धांत का जो संबंध होता है वो रेखीय अभिक्रमित होता है। तो दोस्तों आपने जो वीडियो को पूरा देखा उसके लिए तहे दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं इसी आशा के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।